हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज विद्यालय आईएएस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज से हम संविधान की रेगुलर कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। ये कक्षाएं टू द पॉइंट होंगी, मतलब पॉइंट वाइज, वैसे ही एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो आप इससे जुड़े रहें और विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं आज। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो राजा होते थे, राजा सिस्टम चलता था पहले। ज्यादातर राजा ही शासन किया करते थे। तो राजाओं के साथ क्या होता था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि कानून बनाना, उनका पालन करवाना और न्याय देना, ठीक है, तीनों राजा में केंद्रित होता था। ठीक है, राजा ही कानून बनाते थे, राजा ही एग्जीक्यूटिव बॉडी को डिसाइड करते थे और राजा ही का ही काम क्या होता था, न्याय देना होता था। अब इससे क्या होता था कि इससे जो शासन की प्रवृत्ति होती थी वो निरंकुश हो जाती थी। ठीक है, ठीक से न्याय नहीं हो पाता था, क्योंकि राजा ही कानून बना रहा है और राजा ही न्याय दे रहा है। तो फिर राजा तो अपना, मतलब अपने बेटे के लिए वो न्याय रखेगा ही नहीं, जो वो सबके लिए रखेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता था, निरंकुशता आती थी। लेकिन शासन और इसी को अगर हम देखें अच्छे तरीके से, तो राजतंत्र में क्या होता है, इन तीनों शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए शासक की प्रवृत्ति क्या होती है, निरंकुश हो जाती है। इसी बीच आते हैं फ्रांसीसी, मतलब एक फ्रांसीसी विचारक थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने एक बुक निकाली थी, बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, पृथक्करण का सिद्धांत दिया था कि अगर लोकतंत्र को जीवित करना है, यानी कि कानून को अच्छे से चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों शक्तियों का पृथक्करण करना पड़ेगा। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों बॉडीज एक दूसरे से कंप्लीटली अलग अलग होनी चाहिए। अमेरिका जो है वो आज इसी सिद्धांत पे चल रहा है। ठीक है, भारत में क्या हो जाता है, भारत में जो विधायिका के मेंबर होते हैं वही आगे जाके मंत्री परिषद यानी कि कार्यपालिका के मेंबर भी होते हैं। तो भारत में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण अभी तक नहीं देखा गया है। ठीक है, भारत में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है और अमेरिका में ये तीनों शक्तियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, लोकतंत्र के यही तीन स्तंभ हैं। लोकतंत्र के क्या क्या स्तंभ होते हैं, लोकतंत्र में देखा जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में विधायिका का काम क्या करती है, संसद। कार्यपालिका का काम कौन करती है, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिकाएं। ठीक है, मैं आगे समझा दूंगी कि स्थायी कार्यपालिका क्या है और अस्थायी कार्यपालिका क्या है। ठीक है, न्यायपालिका कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब देखते हैं विधायिका को। अब देखते हैं विधायिका को। भारत में दोहरी विधायिका पाई जाती है दोस्तों। दोहरी विधायिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, भारत में दोहरी विधायिका पाई जाती है। अब वहीं कार्यपालिका की बात की जाए तो भारत में स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका अलग अलग पाई जाती है। स्थायी कार्यपालिका बोले तो जो नौकरशाही तंत्र होते हैं, जो जैसे जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या फिर जो स्टेट सर्विसेज से चुन के जाते हैं, वो लोग स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। और वहीं अस्थायी कार्यपालिका में कौन आता है, अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद अस्थायी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हर 5 वर्ष में चेंज होना है इनको। और न्यायपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका देखिए, विधायिका दोहरी है, कार्यपालिका दोहरी है, लेकिन भारत में एकल न्यायपालिका पाई जाती है। ठीक है, न्यायपालिका एकल है। क्यों, आप तो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, हाई कोर्ट अलग होता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट की ही सुपीरियर बॉडी होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कानून होते हैं वो सभी हाई कोर्ट के लिए बराबर या इक्वली क्या होते हैं, लागू होते हैं। वो उसकी सुपीरियर बॉडी होती है। ठीक है, भारत में दोहरी विधायिका होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, लेकिन न्यायपालिका एकल है। चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, ये हम सभी जानते हैं कि भारत में क्या होती है, संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, संसदीय शासन व्यवस्था है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो विधायिका के मेंबर हैं वही आगे जाके कार्यपालिका के मेंबर बन रहे हैं। मेन संसदीय शासन व्यवस्था की असली क्वालिटी होती है कि जो, मतलब वास्तविक प्रतिनिधि और नाम मात्र के प्रतिनिधि, मतलब वास्तविक प्रतिनिधि और नाम मात्र के प्रतिनिधि अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन किसी और के सामने कभी भी अपने राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण नहीं पाया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्पष्ट शक्ति का पृथक्करण नहीं होता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्यपालिका जो है विधायिका का अंग है। और अभी मैंने बताया कि अमेरिका में क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसीलिए वहां पे जो है स्पष्ट शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। ठीक है, वहां पे जो विधायिका के होते हैं सदस्य, वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं बनते हैं, दोनों अलग अलग इलेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, कानून बनाने के लिए अलग से इलेक्शन होता है और कार्यपालन के लिए अलग से इलेक्शन होता है। देखिए, इससे पहले के जितने भी एक्ट्स रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, या फिर जो चारों चार्टर एक्ट हो, भारत परिषद अधिनियम, मार्लेमेंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1935 का अधिनियम, या फिर भारत शासन अधिनियम, ये सभी जितने भी एक्ट रहेंगे हम अलग से एक कक्षा में कर लेंगे। ठीक है, आजकल जो वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें उनसे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। जितने भी एक्ट हैं वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और समझना होता है, इसीलिए हम उसको लगभग लगभग एक ही वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आज हम आगे समझते हैं। ठीक है, संविधान सभा की मांग से। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा रखी गई थी। इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। फिर वही 1922 में गांधी जी का विचार, गांधी जी ने कहा कि भारतीयों के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की जानी चाहिए। ठीक है, और 1928 में नेहरू ने उसे संविधान सभा का प्रारूप पेश किया था। ठीक है, नेहरू समिति ने, नेहरू समिति को नेहरू समिति ठीक है, नेहरू समिति ने क्या किया था, संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया था। और वहीं पे 1934 में एक दल, एम एन रॉय, ठीक है, साम्यवादी दल के नेता थे, भारत में साम्यवाद के जनक भी एम एन रॉय ही माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, संविधान की पहली मांग के मतलब पहली जो दलीय मांग थी वो एम एन रॉय की तरफ से आई थी। ठीक है, फिर वही जो पहली आधिकारिक मांग पूछेगा तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। कब किया था? अगले ही वर्ष 1935 में। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली मांग की थी संविधान सभा की। और वहीं फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा की मांग की और क्या कहा कि ऐसी संविधान सभा चाहिए जो वयस्क मतदान के द्वारा क्या हो, निर्वाचित हो। ठीक हो, इसी क्रम में आया 1940 के अगस्त महीने में अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा आया था? अंग्रेजों के द्वारा आया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में अब कहा क्या गया, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपकी संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। आप चाहें तो आप एक ऐसी सभा बनाएं जिसका कार्य होगा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। ठीक है, फिर 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों आया था? भारत में संविधान सभा के निर्माण की मांग को मतलब कंडीशंस बताने के लिए, ठीक है, उसका निरीक्षण करने के लिए। लेकिन जो क्रिप्स मिशन था, ये इसने क्या कहा था कि जो संविधान सभा होगी प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचित होगी। साथ ही साथ इसने ये कहा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद आप संविधान सभा का गठन कर लेना। लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले कंडीशन के कारण इसे पोस्ट डेटेड चेक कह के नकार दिया गया था। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक और दिवालिया बैंक का चेक कह के नकार दिया गया था। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि सन 1939 से 1945 तक क्या चल रहे थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि आपको संविधान सभा का गठन करने की परमिशन है, लेकिन आप कब करिएगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या किया गया था? नकार दिया गया था। फिर 1946 में यानी कि मार्च महीने में आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। इसी बीच जब मार्च टू नवंबर में यानी कि जुलाई से अगस्त में चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। अब आइए देखते हैं कैसे उसके चुनाव हुए थे, कहाँ कहाँ से प्रतिनिधि चुने गए थे, क्या प्रोसीजर रखा गया था। तो देखिए, निर्वाचक मंडल में कौन था? प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में रखा गया था। ठीक है, निर्वाचन की पद्धति कैसी थी? निर्वाचन की पद्धति थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है, इसमें टोटल सदस्य कितने थे? तब जो था वो 10 लाख में से एक मेंबर चुना जाना था। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि एक मेंबर करना चाहिए। इसी कारण ये 389 सदस्यों का आंकड़ा बैठा था, जिसमें ब्रिटिश भारत से कितने आने थे? 296 आने थे, रियासतों से 93 मनोनीत किए जाने थे।
ठीक है, रियासतों को तब थोड़ा सा भाव देना जरूरी था, ठीक है, जिससे क्या करें वो अंग्रेजों के डायरेक्टली विरुद्ध न चले गए। तो ब्रिटिश भारत से 296 और रियासतों से 93। ठीक है, ब्रिटिश भारतों से देखते हैं। ब्रिटिश भारत से भी जब वो आने थे 296, उसमें से 292 अकेले 11 प्रांतों से आए थे, और जो 4 थे वो उच्चायुक्त प्रांत से आए थे। ठीक है, जो 4 थे वो उच्चायुक्त प्रांत से आए थे। कौन कौन से उच्चायुक्त प्रांत? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। तब याद रखना है कि पाकिस्तान का तब डिवाइड नहीं हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो भी एक उच्चायुक्त प्रांत था। ठीक है, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली और बलूचिस्तान। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि हर 10 लाख में एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। मुस्लिमों और सिखों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित थी, जबकि सिखों के लिए 4 सीटें आरक्षित थी। जो सीटों का निर्धारण हुआ था उसमें 3 समुदायों को ध्यान रखा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, मुस्लिमों के लिए 78 सीटें, सिखों के लिए 4 सीटें। और इसमें याद रखना है कि मुस्लिमों को यहाँ पे जो था सांप्रदायिक निर्वाचन हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग को लगा कि जितनी भी मुस्लिम सीटें वो उसकी खुद की होंगी, लेकिन असल में कांग्रेस में भी कई अच्छे मुस्लिम थे तब। ठीक है, जो नहीं चाहते थे कि भारत अलग हो और कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में थे। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों में किया जाना था। किसमें किसमें? मुस्लिम, सिख और सामान्य में। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित सभा रही है। क्यों? क्योंकि जो 93 सदस्य हैं वो कहाँ से इलेक्ट हो रहे हैं? वो तो मनोनयन हो रहा है उनका रियासतों से, इसीलिए संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी और आंशिक रूप से नामांकित थी। 210 सीटें टोटल किसके लिए? सामान्य के लिए रखी गई थी, और कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे। मुस्लिम लीग के 13 सदस्य ही निर्वाचित हुए थे। बाकी जितनी भी मुस्लिम सीटें थी सब में कौन निर्वाचित हुआ था? जो कांग्रेस के मुस्लिम सदस्य थे वो भी थे। मुसलमानों और सिखों के लिए आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस के 3-3 सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य में राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू जैसे लोगों का नाम बहुत ही ऊपर है। ठीक है, 15 सदस्यों में से हमको याद रखना है कि राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, फिर अम्मू स्वामीनाथन, हंसा मेहता जैसे लोग निर्वाचित हुए थे। ठीक है, यहाँ पे इतना डीप तो नहीं जाना चाहिए कि हर किसी का नाम ही पूछ ले, याद कर लीजिएगा। संविधान सभा में टोटल 15 महिला सदस्य थी। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू इलेक्ट होके फिर क्या कर दिए थे? त्याग पत्र दे दिए थे। फिर आगे क्या हुआ? संविधान सभा के निर्वाचन के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी क्रम में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब इस पहली बैठक में क्या किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को इस पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन वो इतने क्योंकि वो तब वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाया जा रहा था। ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर, और उनका नेक्स्ट डे ही निधन हो गया था। तो फिर उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसमें क्या किया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और साथ ही साथ एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। और 16 जुलाई 1948 आते आते वीटी कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। कृष्णमाचारी कौन थे? ये प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे हैं। प्रारूप समिति कौन थी? कौन कौन सी समितियां गठित हुई थी ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। बी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये सब क्वेश्चन में आता है कि किसे उपाध्यक्ष बनाया गया था, कौन थे इसके अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। इन्होंने जो थे बी.एन. राव जो थे इन्होंने क्या किया था? संविधान का पहला प्रारूप पेश किया था। ठीक है, फिर आगे के क्रम में 13 दिसंबर 1946 आता है, मतलब 12 के बाद 13। ठीक है, 11 को दूसरी बैठक होती है, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। तो याद रखना है कि जो उद्देशिका प्रस्ताव है वो तीसरी बैठक में
क्या किया गया था, लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख रहा है। ठीक है, इसे ही संविधान का दर्शन कहा गया। और इसमें क्या किया गया, इसके लक्ष्य क्या रहे हैं, स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाना, स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों को शामिल करना। ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र शामिल करना था, एक तो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे, एक भारतीय राज्य क्षेत्र थे, अन्य भारतीय क्षेत्र थे, और ऐसे क्षेत्र जो भारत में स्वेच्छा से शामिल होना चाह रहे हो। ठीक है, फिर भारतीय संघ को स्वायत्ता दी जाए और अवशिष्ट शक्तियां क्या हो, राज्य के पास निहित हो। इसमें उद्देशिका प्रस्ताव में याद रखने वाली बात यह है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को देने की बात कही गई थी। ठीक है, संप्रभुता और समस्त शासन की शक्तियां किसमें निहित होती हैं, जनता में निहित होंगी। और इसमें अल्पसंख्यकों, जनजातीय पिछड़े वर्गों के सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े वर्गों के, मतलब ये ना टोटल एक संविधान का आगे का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। तो इसी के हिसाब से क्या किया गया था, जितनी भी समितियां थी सबका गठन हुआ था। कुछ प्रमुख समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल 111 112 समितियां गठित हुई थी, और कल हम सभी समितियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, और क्या इसे कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 से संविधान सभा ने उद्देशिका प्रस्ताव को पारित कर दिया था। ठीक है, संविधान याद रखना है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो तो कौन थे, संविधान सभा का दो काम था। ठीक है, एक था विधायिका के रूप में काम करना, और एक था संविधान सभा के रूप में काम करना। ठीक है, जब वो संविधान सभा के रूप में काम करती थी तब उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन जब वो विधायिका के रूप में काम करती थी, जब वो विधायिका के रूप में काम करते थे तब उसका काम क्या होता था, जब उसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, हम छोटे छोटे वीडियोस में करेंगे। ये सेशन आज पहला दिन है तो आज थोड़ा छोटा ही वीडियो रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।